हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। मैं शिव शक्ति कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल यात्रा इस पर आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम जिला वाइज करंट अफेयर साथ ही महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं जो उस जिला में महत्वपूर्ण फैक्ट होता है और बीपीएससी एग्जाम के लिए ज़रूरी होता है। तो हम अभी इस वीडियो में दरभंगा जिला के बारे में अध्ययन करेंगे। और दरभंगा जिला जिसको बिहार की सांस्कृतिक राजधानी भी बोला जाता है, तो इसको याद रखें, दरभंगा जिला को बिहार की सांस्कृतिक राजधानी भी बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं, दरभंगा जिला के थोड़ा परिचय कर लेते हैं। दरभंगा जिला से जो भी बेसिक जानकारी होगी हम उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला कि दरभंगा जिला का गठन कब हुआ था? 1875 में हुआ था। दरभंगा जिला का गठन 1875 में हुआ था, इसको याद रखेंगे। दरभंगा जिला दरभंगा प्रमंडल में आता है, तो दरभंगा जिला दरभंगा प्रमंडल में आता है और साथ ही इसका मुख्यालय भी दरभंगा है। तो इस तरीके का सवाल आ सकता है, क्योंकि एक बार आया था कि मगध प्रमंडल में कौन कौन से जिले शामिल है। तो दरभंगा प्रमंडल में ही दरभंगा जिला आता है और दरभंगा जिला का मुख्यालय भी दरभंगा ही है। तो कई ऐसे ज़िले भी हैं जिनका मुख्यालय उस जिला के नाम पर नहीं होता। जैसे वैशाली जिला का मुख्यालय हाजीपुर है, जो जिला के नाम पे नहीं है, जिला के नाम से अलग है। जैसे आप पूर्वी चंपारण का देखेंगे, पश्चिम चंपारण जिला का देखेंगे, तो एक का मोतिहारी और दूसरे का बेतिया जिला मुख्यालय है। तो इस तरीके के सवाल आने की संभावना रहती है बीपीएससी में। और दरभंगा जिला के बारे में और देखते हैं कि यहाँ अनुमंडल की जो संख्या यहाँ 3 है। अनुमंडल की जो संख्या यहाँ क्या है? 3 है, जबकि पूरे बिहार में 101 अनुमंडल है। तो अनुमंडल जो होता है, आप देखेंगे कि बिहार में जो बंटवारा किया गया है, तो पहले राज्य है, फिर प्रमंडल है, फिर अनुमंडल है, जिला है बीच में, फिर अनुमंडल है और फिर ब्लॉक है। तो इस लेवल से प्रशासनिक संरचनाओं का विकास किया गया बिहार में। और अनुमंडल स्तर पे जो सर्वाधिक बड़े अधिकारी होते हैं उनका नाम एसडीएम होता है, सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनको बोलते हैं। तो एसडीएम साहब होते हैं वहाँ। उसके बाद देखेंगे कि जो दरभंगा जिला, वहाँ प्रखंड की संख्या कितना है? 18 है, जबकि पूरे बिहार में प्रखंड की संख्या कितना है? 534 है। तो बीपीएससी में इस तरीके का सवाल बारंबार आता है कि प्रखंडों की संख्या बिहार में कितना है, या फिर अनुमंडल की संख्या बिहार में कितना है। तो इसको भी याद रखेंगे। अनुमंडल 101 है, जबकि प्रखंडों की संख्या कितना है? 534 प्रखंड है। और प्रखंड लेवल पे 2 अधिकारी होते हैं, एक बीडीओ होते हैं और एक सीओ होते हैं, जो महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं प्रशासन में। तो बीडीओ काम डेवलपमेंट का होता है, उस प्रखंड में, अंचल में जितना भी डेवलपमेंट काम होता है कौन करता है? बीडीओ साहब करते हैं। जबकि सीओ का महत्वपूर्ण काम क्या होता है? भू राजस्व से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण काम होता है। और पहले आपदा भी देखते थे, लेकिन अब आपदा के लिए अलग से एक पदाधिकारी प्रत्येक जिला में नियुक्त हुआ है, और बिहार ऐसा करने वाला पहला राज्य भी है। चलिए देखते हैं आगे। दरभंगा जिला में लोकसभा का एक सीट है। दरभंगा जिला में लोकसभा के लिए एक सीट है, जबकि पूरे राज्य में, बिहार राज्य में 40 सीट है। तो इसको भी याद रखेंगे, लोकसभा का बिहार राज्य में कितना सीट है? 40 सीट है। ये भी सवाल पूछा गया था 67 बीपीएससी में। देखेंगे कि सवाल आया था कि बिहार में लोकसभा का कितना सीट है, तो 40 सीट है, इसको याद रखेंगे। दरभंगा में एक सीट है। फिर देखते हैं दरभंगा जिला में जो विधानसभा है, और विधानसभा है वहाँ कितना सीट है? तो 10 सीट है, विधानसभा का 10 सीट है। जबकि पूरे बिहार में विधानसभा के लिए 243 सीट है, और अभी विधानसभा का चुनाव होने वाला भी है। तो ये सवाल आने की संभावना है कि बिहार में विधानसभा की टोटल कितनी सीट है। दरभंगा जिला का जो जनसंख्या घनत्व है, देखते हैं कि जनसंख्या घनत्व हम कैसे निकालते हैं। जनसंख्या घनत्व के लिए हम प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में कितने जनसंख्या अधिवासित है, निवासित है, उसको हम देखते हैं। तो यहाँ 1728 लोग हैं, 1728 लोग हैं, जबकि बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना? 1106 है। तो बिहार की जनसंख्या घनत्व से काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? दरभंगा का है। डेंसिटी ज़्यादा है पॉपुलेशन का वहाँ। और बिहार का जो 1106 जनसंख्या घनत्व है, और बिहार पूरे राज्यों में प्रथम स्थान पे है जनसंख्या घनत्व के मामला में। जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार जो है पूरे भारत में प्रथम स्थान में है राज्यों में। चलिए आगे देखते हैं, लिंगानुपात देखते हैं। लिंगानुपात देखें कि जो दरभंगा जिला है वहाँ लिंगानुपात 911 है, और जबकि बिहार का लिंगानुपात 918 है। तो बिहार में ही लिंगानुपात की स्थिति ज़्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि 1000 के करीब जितना भी होता है, जिस देश की राज्य की जनसंख्या, उस समाज को बेहतर माना जाता है, उस देश को बेहतर माना जाता है। तो बिहार का 918 है। जबकि यह जो लिंगानुपात होता है उसमें हम देखते हैं कि 1000 पुरुषों के बनिस्पत महिलाओं की संख्या कितना है। तो बिहार में कितना है? लिंगानुपात 918 है, जबकि दरभंगा में 911 है। चलिए आगे देखते हैं, दरभंगा का जो साक्षरता दर है 56.56 है, 56.56% है। जबकि बिहार की साक्षरता दर कितना है? 61.8 है, और बिहार पूरे राज्य में सबसे अंतिम स्थान पे है साक्षरता दर के मामला में। तो इसको भी याद रखेंगे, बिहार का स्थान जो है अंतिम है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश सभी मिला के बिहार अंतिम स्थान पे है साक्षरता के मामला में, और दरभंगा उससे भी कम है। तो यह स्थिति ठीक नहीं मानी जाएगी। चलिए देखते हैं दरभंगा का जो महत्वपूर्ण स्थल उसको देख लेते हैं। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य है। बिहार के दरभंगा में कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य है, और ये पक्षी अभ्यारण्य काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इसको याद रखेंगे, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, क्योंकि इस तरीका के प्रश्न हमेशा एक आता है कि एक न एक बार जो है देखेंगे कि वन्यजीव अभ्यारण्य है या फिर नेशनल पार्क है। तो नेशनल पार्क तो पूरे बिहार में एक ही है,
वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है, जो नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। लेकिन कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य भी काफ़ी प्रसिद्ध है, तो इसको याद रखेंगे। ये साइबेरियन पक्षी, जो प्रवासी पक्षी है, जो रसिया से आती है, वो यहाँ आती है, तो इसके लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। साइबेरियन पक्षी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध स्थल है। तो दरभंगा जो पक्षी अभ्यारण्य है उसका स्थापना कब हुआ था, इसको देखते हैं। उसकी स्थापना 1994 हुआ था। और जब भी जानते हैं कि वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना किस अधिनियम के तहत होता है, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत होता है। तो इसको भी याद रखेंगे कि इस पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना 1994 हुआ था और किस अधिनियम के तहत हुआ था, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य का स्थापना हुआ था। इस पक्षी अभ्यारण्य जो है 29.17 वर्ग किलोमीटर में है, तो इसको भी याद रखेंगे। 29.17 वर्ग किलोमीटर में, लगभग 30 वर्ग किलोमीटर में है, तो इसको याद रखेंगे। 30 वर्ग किलोमीटर में यह वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक जो नदी दरभंगा से बहती है वो कमला बलान नदी है, तो काफ़ी लोकप्रिय नदी है। तो इसके बारे में थोड़ा इसका मैप देख लेते हैं नदियों का, जो बिहार में है। तो ये देखिए कमला नदी है, यहाँ ये नदी बहती है। और ये जो नदी है ये नेपाल के महाभारत पर्वत से निकलती है, तो इसको याद रखेंगे। नेपाल के महाभारत पर्वत से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है। दो देश में, नेपाल और भारत में बहती है। तो नेपाल और भारत, मुख्य रूप से बिहार में ही बहती है यह नदी। तो नेपाल और भारत में बहने वाली यह नदी है, इसको याद रखें। कमला नदी जो है नेपाल और भारत में बहती है। और यह किसकी सहायक नदी है, तो कोसी की सहायक नदी, क्योंकि देख रहे हैं कि कोसी में जाके मिल जाती है। कमला नदी जो है कोसी में जाके मिल जा रही है। तो एक बार देख लेते हैं इस नदियों का जो पूरब से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूरब की बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि पूरब से पश्चिम की दिशा में नदियों का बहाव क्षेत्र को देखते हुए उसको क्रम में लगाएं, तो इस तरीके का भी सवाल आ सकता है। तो सबसे जो पश्चिम नदी है बिहार में जो प्रवेश कर रही है उत्तर तरफ से, वो घाघरा नदी है। उसके बाद गंडक नदी है, उसके बाद बूढ़ी गंडक नदी है, उसके बाद बागमती नदी है, उसके बाद कमला नदी है, फिर कोसी नदी है, और सबसे जो पूर्व में बह रही वो महानंदा नदी। कटिहार में देखेंगे कि कटिहार किशनगंज, कटिहार में जो है किशनगंज में ये नदी बहती है, तो इसको भी देखेंगे यहाँ कि महानंदा नदी। तो सबसे पूर्व की नदी कौन सी नदी हो गई बिहार में? सबसे पूर्व की नदी महानंदा हो गई, और सबसे पश्चिम की नदी घाघरा नदी हो गई। यही उत्तर प्रदेश और बिहार के जो है बॉर्डर भी लगती हैं। और बीच में जो नदी बह रही वो गंगा नदी है। तो आपसे एक सवाल ये भी आ सकता है कि उत्तर के तरफ से या फिर बाएं तरफ से गंगा नदी का सहायक नदी कौन सा है, तो इसको याद रखेंगे। जबकि दाएं तरफ से गंगा नदी का सहायक नदी कौन सा है, या फिर दक्षिण की तरफ से गंगा नदी में कौन सी नदी मिलती है, तो इसको भी याद रखेंगे। और इसमें मुख्य रूप से सोन नदी है, पुनपुन नदी है, फाल्गु नदी है, क्यूल नदी है, और अजय नदी है। जो लास्ट नदी है इस साइड से मिलती है वो अजय नदी है, तो इसको भी याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। कमला नदी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसा कि हम बताएं कि कमला नदी जो है नेपाल के मध्य पूर्व भाग महाभारत पर्वत से निकलती है, तो इसको याद रखेंगे। नेपाल से निकलती है, महाभारत पर्वत से निकलती है। कमला नदी नेपाल और बिहार में बहती है, और इसको कहें तो नेपाल और भारत में बहती है, क्योंकि बिहार जो है भारत का ही एक राज्य है। और कमला नदी का जो कुल लंबाई है 328 किलोमीटर है, इसको भी याद रखेंगे। जो कमला नदी कुल लंबाई है 328 किलोमीटर है, जबकि बिहार में इसका प्रवाह कितना है, 120 किलोमीटर है। तो बिहार में केवल 120 किलोमीटर यह बहती है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। कमला नदी जो है पहले जो बागमती नदी से मिलती है, फिर बाद में जो है कोसी नदी से अंततः मिल जाती है। तो ये कोसी की सहायक नदी है कमला नदी, इसको याद रखिएगा। और बिहार में यह मधुबनी जिला में प्रवेश करती है, और उसके बाद दरभंगा, समस्तीपुर आदि जिला में यह इसका प्रवाह क्षेत्र है। चलिए देखते हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जो दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में जो है नदी, चौथा नदी थाना खोला गया है बिहार का। राज्य का चौथा नदी थाना कहाँ खोला गया है, तो दरभंगा का जो कुशेश्वर स्थान थाना है वहाँ खोला गया है। तो ये भी सवाल आ सकता है कि बिहार का पहला नदी थाना कहाँ खोला गया था, तो पहला नदी थाना कहाँ था? अगुवानी नदी थाना था, खगड़िया में था। यह गंगा नदी पे है। अगुवानी नदी थाना खगड़िया में खोला गया था, गंगा नदी पे है। दूसरा जो नदी थाना है वो घोंघा नदी है, वो भागलपुर जिला में, ये भी गंगा नदी पे अवस्थित है। और तीसरा जो था गंगा नदी थाना, वो था राघोपुर नदी थाना था, जो वैशाली जिला में है। और ये गंगा और जो गंगा और गंडक नदी के संगम क्षेत्र में है। तो गंगा का जो है, गंडक नदी गंगा से सोनपुर में मिलती है, हाजीपुर और सोनपुर के बीच में मिलती है, और उसका क्षेत्र जो है वो सीधे अंदर की तरफ बहते बहते जाके राघोपुर तक जो है गंगा और गंडक जो है एक धारा में आ जाती है। तो उसी क्षेत्र में इसका निर्माण किया गया है नदी थाना का। और बिहार में नदी थाना जरूरी क्यों है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन काल से आप पढ़े होंगे कि बिहार जो है नदियों का दुर्ग है। तो चारों तरफ बिहार में जो है नदी है, तो नदी के माध्यम से बहुत सारे अपराध क्राइम होते हैं। तो उस नदी के माध्यम से हो रहे क्राइम, बढ़ते क्राइम को रोकने के लिए नदी थाना बनाया गया है। और आप उसमें देखिए कि चूँकि नेपाल से भी नदी सीधा जुड़ा हुआ है, तो नदी के माध्यम से तस्करी होता है, दारू हो गया, ड्रग्स हो गया, शराब हो गया, और इस तरीके के क्राइम भी नदी के माध्यम से होता है, हथियार को इधर से उधर ले जाना। तो इस सभी को रोक के लिए
बिहार में नदी थाना का निर्माण किया गया है। तो नदी थाना काफ़ी जरूरी है, आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। चलिए आगे देखते हैं। जो दरभंगा एयरपोर्ट है वो मैथिली भाषा में उद्घोषणा करने वाले देश का पहला एयरपोर्ट बना है। तो दरभंगा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में उद्घोषणा करने का, और जानते हैं कि मैथिली भाषा मिथिलांचल की भाषा है, ये लोकल भाषा है। लोकल भाषा में उद्घोषणा करने से जो आम यात्री है, आम नागरिक है, उसको लाभ मिलेगा जिनको अंग्रेजी नहीं आती है। पहले यहाँ अंग्रेजी और हिंदी में उद्घोषणा किया जाता था, अब लोकल भाषा में उद्घोषणा किया जा रहा है। तो मैथिली भाषा में उद्घोषणा करने वाला दरभंगा एयरपोर्ट जो है देश का प्रथम एयरपोर्ट बना है, इसको याद रखिएगा। थोड़ा दरभंगा एयरपोर्ट के बारे में देखते हैं कि दरभंगा एयरपोर्ट का जो आधुनिक संचालन है, इसका पूरे देश के आम नागरिक योजना के तहत किया गया था। जैसे ये योजना 2014 में मोदी जी द्वारा लाया गया था, और इस स्कीम के तहत जो है एयरपोर्ट का भी निर्माण किया जा रहा है। साथ साथ जो है किफ़ायती दर पे लोगों को ले जाने के लिए कुछ सीटों को रिजर्व भी किया गया है वायुयान के तहत। तो इसको याद रखिएगा, पूरे देश के आम नागरिक के तहत योजना का संचालन किया गया है। अब देखेंगे एक शब्द यहाँ है कि आधुनिक संचालन है, तो इसका मतलब कि ये पहले था, तो पहले ये यहाँ के राजा के द्वारा निर्मित है, और साथ साथ बाद में एयरफोर्स द्वारा इसको अपने अधीन ले लिया गया था, जिसका संचालन एयरफोर्स द्वारा किया जाता था, लेकिन आम नागरिक के लिए अभी हाल ही में इसको खोला गया था। चलिए देखते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। चूँकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया काफ़ी एक ऐसी संस्था है जो काफ़ी चर्चा में रहती है, और अभी एक्सीडेंट भी हुआ था, देखेंगे कि अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था, तो इस अथॉरिटी के बात पर सवाल आ सकता है। यह एक सांविधिक निकाय है, यहाँ सांविधिक निकाय है, सांविधिक निकाय है, यह एक सांविधिक निकाय है। तो इसको देखेंगे, यह एक सांविधिक निकाय है और यह भारतीय उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो सांविधिक निकाय होने का मतलब यह है कि यह किसी एक्ट के माध्यम से निर्मित है, एक्ट के माध्यम से, या फिर वो संसद के द्वारा निर्मित हो, या फिर राज्य के विधानसभा के द्वारा निर्मित हो। ये सांविधिक निकाय उसी को बोलते हैं जो एक्ट के माध्यम से बनाया जाता है पार्लियामेंट में। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसका मुख्य कार्य क्या है कि नागर विमान क्षेत्र की जो अवसंरचना है उसका निर्माण करना, उसका विस्तार करना, उसका संचालन करना, साथ साथ उसका रखरखाव करना, इसका मुख्य काम है। और अब एक आपसे स्टेटमेंट बेस्ड अगर सवाल आता है तो बोले कि केवल हवाई यात्रा जो है, हवाई क्षेत्र की यात्रा या यातायात सुविधा को ही प्रबंधन करता है, तो ऐसा नहीं है। यह हवाई क्षेत्रों की या फिर हवाई यातायात का प्रबंधन तो करता ही है, साथ में जो हवाई क्षेत्र के साथ साथ जो लगे हुए समुद्री क्षेत्र होता है उसका भी यातायात का प्रबंधन करता है। तो वह सवाल आ सकता है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया केवल हवाई क्षेत्रों के यातायात का प्रबंधन करता है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि यह जो है हवाई क्षेत्रों के साथ साथ जो समुद्री क्षेत्र है, सटे हुए समुद्री क्षेत्र है, उसके यातायात का भी प्रबंधन करता है। तो इस पर सवाल आने की काफ़ी संभावना है। चलिए आगे देखते हैं, मैथिली भाषा के बारे में देखते हैं। चूँकि मैथिली भाषा का भी हम अध्ययन किया कि मैथिली भाषा में उद्घोषणा शुरू किया है, और ऐसा करने वाला जो है एयरपोर्ट प्रथम बना है दरभंगा एयरपोर्ट। तो मैथिली भाषा जो है इंडो आर्यन भाषा का एक उपशाखा है, तो इंडो आर्यन भाषा की एक उपशाखा है, और यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अभी लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और पूरे भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा भी इंडो आर्यन है, तो इसको भी याद रखेंगे। और मैथिली भाषा जो अभी वर्तमान इसका स्टेटस है, संविधान के 8वीं अनुसूची में है। संविधान के जो है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में मैथिली भाषा को शामिल किया गया है। 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा है, तो इसको भी याद रखेंगे, कुल 22 भाषा है। ये भी सवाल आते रहता है बीपीएससी या फिर यूपीएससी के प्री एग्जाम में। और मैथिली भाषा को शामिल किया गया था 91वां जो संविधान संशोधन था उसके द्वारा शामिल किया गया था, तो इसको याद रखेंगे। और ये 2003 में शामिल किया गया था, और इस संविधान संशोधन के माध्यम से 4 भाषा को जोड़ा गया था, जिसमें मैथिली तो एक है, साथ में बोडो था, दूसरा डोंगरी था, संथाली था, जिनको 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो इसको याद रखिएगा 91वां जो संविधान संशोधन था उसके तहत इसको जोड़ा गया। ये सवाल आ सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं आगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है कि बिहार का दूसरा जो एम्स है वो कहाँ निर्माण हो रहा है? उसका दरभंगा में हो रहा है, तो इसको याद रखेंगे। अभी ये निर्माणाधीन है, दरभंगा में निर्माण हो रहा है। बिहार का जो पहला एम्स है वो कहाँ है? पटना के फुलवरिया में है। पटना के फुलवरिया में बिहार का पहला एम्स है। और दरभंगा अभी चर्चा में ये एम्स इसलिए भी रहा क्योंकि दरभंगा एम्स, क्योंकि वहाँ जो बाढ़ आता है, तो अभी जो उसका निर्माण किया जा रहा है, तो ये देखा जा रहा है कि बरसात के दिन में हो सकता है कि दरभंगा जो एम्स है वो डूब सकता है बाढ़ के कारण, या वहाँ पानी का जमाव हो सकता है। तो इसके लिए बिहार सरकार क्या की है कि IIT दिल्ली को DPR तैयार करने के लिए बोली है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए बोली है कि बाढ़ से किस तरीक़ा से दरभंगा एम्स को बचाया जाएगा वर्षा के दिन में। अब देखते हैं कि एम्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एम्स को हम अंग्रेजी में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहते हैं, जबकि हिंदी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान इसका नाम है। तो एम्स जो है इसको एक एक्ट के माध्यम से बनाया गया है, और एम्स एक्ट 1956 के तहत इसकी स्थापना की गई है। देश के अंदर पहला जो एम्स बना था 1956 में ही बना था, और दिल्ली में बना था, तो इसको याद रखेंगे। देश का पहला एम्स दिल्ली में बना था।
और इसे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया है। तो बहुत सारे संस्थान को जो है भारत सरकार नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा देता है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा देता है। और इस तरीका के दर्जा देने के लिए सरकार को क्या करना होता है कि पार्लियामेंट से एक स्पेशल एक्ट पारित करना होता है, एक स्पेशल विधेयक को पारित करना होता है। और बहुत सारे संस्थान हैं जिसको भारत सरकार जो है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया है। उसमें एम्स भी है, जैसे देखें तो IIM जो संस्थान है उसको भी नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा प्राप्त है। साथ में IIT संस्थान है, इसको भी नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा प्राप्त है। निफ्ट भी है, निफ्ट को भी इस तरीका के दर्जा प्राप्त है। तो आप याद रखेंगे जो एम्स है उसको भी नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा प्राप्त है। और ये रहा दरभंगा एम्स का जो है ये तस्वीर है, ये अभी वहाँ निर्माणाधीन है, अभी बना नहीं है, संचालन में नहीं है। और एम्स जैसी संरचनाओं का जो निर्माण किया जाता है वो एक योजना है भारत सरकार का प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2003 में आया था। और इसके तहत जो है एम्स जैसी संस्थाओं को स्थापित किया जाता है। तो ये जो आया था स्कीम आया था 2003 में, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, उसमें उन मेडिकल अवसंरचनाओं का निर्माण करना था। साथ में देखेंगे क्षेत्रीय जो असंतुलन है, देखेंगे कि पूरे भारत में अभी 25+ एम्स है, जबकि राज्यों की संख्या आप जान रहे हैं कि 38 है, राज्य 28+8 है। तो एम्स की संख्या 25 मात्र ही है। तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ भी एम्स नहीं बना है, तो क्षेत्रीय असंतुलन है। तो इसलिए जो है भारत सरकार इस स्कीम को लाई थी 2003 में कि जहाँ भी क्षेत्रीय संतुलन है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वहाँ एम्स जैसी संस्थान और अन्य मेडिकल संस्थानों की स्थापना किया जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। भारतीय सरकार द्वारा संचालित एक जो एम्स है उसका कार्य क्या है और किस प्रकार के संस्थान है। तो देखें कि भारतीय सरकार द्वारा संचालित एक ऑटोनोमस और अत्यंत प्रतिष्ठित संस्थान है। स्वायत्त, ऑटोनोमस का मतलब स्वायत्त संस्थान है और अत्यंत प्रतिष्ठित संस्थान है जो उच्च स्तरीय चिकित्सा शिक्षा भी देती है। साथ में एम्स जो है शोध भी करती है और अत्याधुनिक इलाज भी करती है। तो आप देखेंगे कि एम्स में अत्याधुनिक इलाज भी करती है। दरभंगा में देश का पहला चिकित्सा OPD बना है। तो एक ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि दरभंगा में देश का पहला चिकित्सा OPD बना है। और यहाँ जो है ज्योतिष विधा के माध्यम से ज्योतिष चिकित्सा OPD बना है और ये ज्योतिष विधा के माध्यम से इलाज किया जाएगा। तो यहाँ ज्योतिष के माध्यम से इलाज किया जाएगा। और दरभंगा ये कहाँ बना है, तो ये भी सवाल आता है कि दरभंगा के राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान में 2021 में देश का पहला ज्योतिष आयुर्वेद आधारित चिकित्सा OPD खोला गया है। तो इसको याद रखेंगे, ज्योतिष विद्या से जो है आधुनिक जो है चिकित्सा व्यवस्था यहाँ दिया गया है। और यह मेडिकल कॉलेज जो है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के आधार पर इलाज प्रदान करने वाला पहला सरकारी केंद्र है। तो ये सरकार की तरफ से इस तरीका का पहला केंद्र भी है पूरे देश के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। बिहार का पहला कौशल विश्वविद्यालय दरभंगा में प्रस्तावित है। तो देखिए कि अब ये प्रस्तावित है, इसको मंजूरी भी प्राप्त नहीं हुई है कि बिहार में कहाँ खुलेगा। तो एक तरीका से अभी इसका प्रस्ताव दरभंगा के लिए भेजा गया है। तो देखें कि कौशल की इतना ज़रूरत क्यों है। तो आप जानते हैं कि व्यक्ति को कौशलपूर्ण देने के कारण ही वो स्वरोजगार भी कर सकता है, साथ में उसका जो है श्रम का उपयोग भी किया जा सकता है। तो कौशल जो हमारे देश के अंदर देखेंगे कि स्किलफुल लोगों की संख्या काफ़ी कम है। और जब आप मेंस के एग्जाम देते हैं तो इस तरीके का सवाल आता है, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अभी चल रही पूरे भारत के अंदर, उसी प्रकार मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य में भी कई प्रकार की योजनाएं का निर्माण किया गया है, कौशल प्रदान किया जा रहा है लोगों को, ताकि हम जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठा सके और लोगों के श्रम का इस्तेमाल कर सके, लोगों को एक संसाधन के रूप में तब्दील किया जा सके। तो देखें कि कौशल पूर्ण लोगों की संख्या जो है भारत में काफ़ी कम है दुनिया के बनिस्पत। अभी देखें कि अमेरिका में जो है दक्षिण कोरिया, जापान आदि देशों में अमेरिका में 90% अधिक स्किलफुल लोग रहते हैं, जबकि लग्जमबर्ग, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड में उच्च कौशलपूर्ण प्राप्त बड़े स्तर के जो कौशल होता है, जैसे कि अगर स्किलफुल लोग के बारे में देखें तो वो भी छोटा मोटा होता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल में का रिपेयरिंग हो गया, ऑटो पार्ट्स का रिपेयरिंग हो गया, मोबाइल के से जुड़ा हुआ रिपेयरिंग हो गया। तो जो छोटा मोटा काम होता है उसको भी स्किलफुल में रखते हैं। लेकिन मान लेते कोई IIT किया हुआ, कोई IIM किया हुआ है, कोई मेडिकल किए हुए है, तो उसको उच्च कौशलपूर्ण लोग भी कह सकते हैं ना। तो वहाँ 50% से जो आधा ज़्यादा जनसंख्या है वो उच्च कौशलपूर्ण लोगों की है। तो जबकि भारत में देखेंगे कि कौशलपूर्ण लोगों की संख्या काफ़ी कम है। भारत में लगभग जो है 2%, 2.25%, 2.17% ही लोग कौशलपूर्ण है, लगभग 3% से कम ही माना जाता है। राज्यों में देखें तो चंडीगढ़ का जो है 11.21% लोग जो है स्किलफुल है, जबकि उत्तराखंड में लगभग 5%, हरियाणा में 4.5 या 4.3% लोग ही कुशल लोग हैं। और राज्यों में बिहार की स्थिति बहुत ही खराब है, यहाँ स्किलफुल लोगों की संख्या काफ़ी कम है और इसलिए बिहार को लोग जो है मजदूरों की फैक्ट्री भी बोलते हैं या फिर मजदूरों का उत्पादक भी बोलते हैं।
तो बिहार में लोगों की जो स्किलफुल लोग हैं वो काफ़ी कम है, 0.45% लोग स्किलफुल हैं। और यही वजह है कि जो कई सारे अर्थशास्त्री उनका कहना है कि भारत और बिहार, साथ साथ बिहार को भी ले लेंगे क्योंकि बिहार भी भारत में सर्वाधिक युवा है और भारत जो है पूरे दुनिया में सर्वाधिक युवा देश है, और जबकि भारत में सर्वाधिक युवा राज्य जो है बिहार है। और जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति में भारत और बिहार दोनों ही हैं, लेकिन जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ हम तभी उठा सकते हैं जब लोग हमारा स्किलफुल हो, लोग को रोजगार करने की क्षमता हो, लोग जो है कार्मिक जनसंख्या के रूप में उसको हम तब्दील कर पाएँ। और जबकि बिहार का भी स्थिति देख रहे हैं, भारत का भी स्थिति ज़्यादा बेहतर है नहीं, तो इसलिए बहुत सारे अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जो भारत है वो विकसित होने से पूर्व ही बूढ़ा हो जाएगा। तो हमें जनसंख्या को कौशल देने पर काम करना चाहिए। भारत सरकार, बिहार सरकार यद्यपि बहुत सारा काम कर रही है, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना जरूरी है, क्योंकि फैक्ट जो है और फिगर आप देख रहे हैं कि काफ़ी कम है भारत और बिहार के पक्ष में। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर है कि बिहार में दूसरा तारामंडल दरभंगा में खोला गया है। तो दूसरा तारामंडल दरभंगा में खोला गया, और दरभंगा के कहाँ खोला गया है? तो कदीराबाद में स्थापित किया गया। तो इसको याद रखेंगे, ये दरभंगा के कदीराबाद में स्थापित किया गया है। और जनवरी 2023 में मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो जनवरी 2023 में मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, तो इसको याद रखेंगे। बिहार का पहला तारामंडल कहाँ खोला गया था? तो पटना में, इसको भी याद रखेंगे। बिहार का पहला तारामंडल पटना में खोला गया था। और दूसरा जो तारामंडल दरभंगा में खोला गया उसका नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम अगर आप देखेंगे तो उसका नाम जो है तारामंडल सह विज्ञान एवं ज्ञान संग्रहालय रखा गया है। तो यहाँ तारामंडल सह विज्ञान एवं ज्ञान संग्रहालय रखा गया है, यहाँ सह है, तो इसको याद रखिएगा। और तारामंडल की स्थापना क्यों किया जाता है? तो देखें कि इसका उद्देश्य जो है विज्ञान एवं अंतरिक्ष के क्षेत्र में बच्चों तथा छात्रों की जागरूकता को फैलाना है, ताकि वो आगे चल के, बाद में चल के स्टीम क्षेत्र में, आप स्टीम का मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में अपना भविष्य तलाश सकेंगे और इस क्षेत्र में अपना काम कर सकेंगे। तो इस स्टीम क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार, बिहार सरकार की कई सारी योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है, कई सारी योजनाओं संचालित भी किया जा रहा है, ताकि जो हमारे देश के युवा वर्ग है, छात्र हैं, वो स्टीम क्षेत्र में अपना करियर की संभावना का तलाश कर सकें। चलिए देखते हैं अगला जो हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, इस जिला से जुड़ा हुआ कि राज्य का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र दरभंगा में है। और ये जो है 68 बीपीएससी में पूछा भी गया था कि दरभंगा में कौन सा जगह पे है। तो अब तो जगह भी पूछा जाने लगा है बीपीएससी में, तो केवल जिला याद नहीं करना है, अगर जगह दिया हो तो उसको भी याद करना है। तो एक कदीराबाद है, दरभंगा का एक जगह है, वहीं पर इसकी स्थापना की गई है। और इस संयंत्र की जो क्षमता है 1.6 मेगावाट है, तो इसको भी याद रखेंगे। 1.6 मेगावाट जो है इसकी क्षमता है। और देखें कि जो ये संयंत्र है इसका संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। ये भी पूछा जा सकता है, बिहार अक्षय ऊर्जा एजेंसी द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। अब सौर ऊर्जा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं और भारत की क्या स्थिति है, क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं तो समग्र अध्ययन जरूरी होता है। तो भारत का दुनिया में चौथा स्थान है सौर ऊर्जा के उत्पादन में। भारत जो है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है सौर ऊर्जा उत्पादन में, तो इसको भी याद रखेंगे। पहले स्थान पे चीन है, चीन का स्थान पहला है, दूसरे स्थान पे यूएसए है, तीसरे स्थान पे जापान है, तो इसको याद रखेंगे। दूसरे स्थान पे यूएसए है, यहाँ यूएसए लिखा हुआ है तो टाइपिंग मिस्टेक है, तो यूएसए है, और तीसरे स्थान पे जापान है, तो चौथे स्थान पे भारत है। तो याद रखेंगे इस क्रम को भी, क्योंकि ये पीटी में पूछा जा सकता है कि सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, तो चौथा है। पहले स्थान पे चीन है, दूसरे स्थान पे यूएसए और तीसरे स्थान पे जापान है। मार्च 2025 तक जो भारत की क्षमता है वो 70 गीगावाट था, तो इसको भी याद रखेंगे, 70 गीगावाट था। और अभी भारत जो है नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ काफ़ी ध्यान दे रहा है, क्योंकि हमारा जो है नेट कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है 2070 है, तो इसको भी याद रखेंगे। और 2030 तक भारत जो है 280 गीगावाट उत्पादन का लक्ष्य रखा है। भारत जो है 2030 तक कितना उत्पादन का लक्ष्य रखा है? 280 गीगावाट। और लक्ष्य से हम काफ़ी दूर है, अभी देखेंगे 70 गीगावाट ही हमारी अभी क्षमता है, और 5 साल में हमको 210 गीगावाट को बढ़ाना है। तो अभी काफ़ी कुछ किया जाना है। एक ऐप है जिसका भी उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री जी द्वारा कहाँ से किया गया था? दरभंगा से किया गया था, और इस ऐप का नाम है वंडर ऐप। ये मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था दरभंगा से, वंडर ऐप। और ये तस्वीर देख रहे होंगे, तो इस तस्वीर का मतलब सिर्फ यही कि जो ये वंडर ऐप है ये गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य को ट्रैक करता है। इसको याद रखें, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य को ट्रैक करता है, साथ में बच्चों के स्वास्थ्य को भी ट्रैक करता है। तो ये गर्भवती महिला प्लस बच्चे के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को क्या करता है? ट्रैक करता है। साथ में एम्बुलेंस ट्रैकिंग सुविधा भी देता है, आपातकाल में एम्बुलेंस को ट्रैक भी किया जा सकता है। तो ये हमारा आज का महत्वपूर्ण वीडियो था। आप निश्चित तौर पर आप लोगों को लाभकारी होगा ये वीडियो आप लोगों के लिए, 71वीं यूपीएससी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट। थैंक यू।